हेलो नमस्कार दोस्तों, एस के ग्लोबल क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी करने वाले मेरे दोस्तों, आप लोग के लिए जिस तरह मैंने वादा किया था कि आप लोग के लिए रेगुलर प्रैक्टिस सेट जो है आप लोग को इस चैनल पर मिलते रहेगा। तो एक और बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट लेकर आप लोग के समक्ष में उपस्थित हूँ। आज का यह प्रैक्टिस सेट और महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए होने वाला है कि आप लोगों में से बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने टेलीग्राम पर मैसेज किया, व्हाट्सएप पर मैसेज किया कि सर आप जो बता रहे हैं प्रश्न को उसको थोड़ा सा उस पर हिंट्स भी यानी कि उसको थोड़ा सा समझा कर बताइए। तो दोस्तों, आज जितने क्वेश्चन हैं आप लोग को पूरे समझा कर बताऊंगा और आप लोग को एक एक क्वेश्चन को आप लोग को बिल्कुल आप लोग को खोपड़िया में फिट करा दूंगा। तो दोस्त मेरे, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ना रुके। आप लोग की संपूर्ण तैयारी इस चैनल पर कराई जाएगी। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर देखेंगे हम लोग। पहला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर आप लोग को इसमें पूरे टोटल 20 प्रश्न कराए जाएंगे। जैसे कि आप लोग को इस सेक्शन से यानी कि जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस से आप लोग को 20 प्रश्न जो है आप लोग को 40 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो आप लोग बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और धैर्य पूर्वक रहिएगा। समय थोड़ा सा दीजिए हमको, देखिए आप लोग को कितना जबरदस्त तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो पहला प्रश्न आप लोग का है कि मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया था? ये प्रश्न है आप लोग को। तो पहले ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पर सातवाहन वंश, शुंग वंश, नंद वंश और कणव वंश। ये चार आप लोग को जो है ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है ना, ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आप लोगों को ये बताना है कि इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग मेरे साथ साथ जो है ना, आप लोग आंसर लगाते चलिए और कमेंट बॉक्स में देते चलिए। तो दोस्तों, इस प्रश्न का मैं आप लोग को जवाब दे दूं। इस प्रश्न के बाद इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, आप लोग थोड़ा सा ऐसी कीजिए, आंसर बताइए इसका। ठीक है ना। तो चलिए देखिए, मैं इसको बता दे रहा हूँ। पहले तो इसको विस्तार पूर्वक पहले समझ लीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा शुंग वंश। ठीक है ना। तो मौर्य वंश का पहले आप लोग को मैं ये बता दे रहा हूँ कि मौर्य वंश के संस्थापक जो थे दोस्तों, ये चंद्रगुप्त मौर्य, जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते होंगे। ठीक है ना, ये चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, ये मौर्य वंश के संस्थापक। अगर परीक्षा में ये पहले पूछ ले कि मौर्य वंश जो ये चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं, ये किस वंश के राजा को हरा कर ये चंद्रगुप्त यानी कि मौर्य वंश की स्थापना की, तो देखिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है ना, ये पहले नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मौर्य वंश की स्थापना की। तो पहले आ गया नंद वंश, उसके बाद आ गया मौर्य वंश। ठीक है ना, उसके बाद मौर्य वंश के अंतिम राजा, यहाँ पर पूछा जा रहा है किस वंश, मौर्य वंश के बाद। तो मौर्य वंश के अंतिम अगर शासक की बात की जाए ना, मौर्य वंश के अंतिम शासक की बात की जाए, यानी कि इस शासक के बाद जो है शुंग वंश की स्थापना जो हुई थी। तो मौर्य वंश के अंतिम शासक जो थे ये थे बृहद्रथ थे। ये जैसे आप लोग जानते होंगे। ठीक है ना, नहीं जानते हैं तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ थे और इनके ही सेनापति का नाम था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग जो थे इनके सेनापति थे और इन्हीं के द्वारा जो है बृहद्रथ को हत्या कर दिया गया और शुंग वंश की स्थापना की गई, ये पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। ठीक है ना। तो परीक्षा में देखिए कितने प्रश्न आप लोग को एक ही प्रश्न से कितना मैं प्रश्न बता दिया। पहले तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ये किस वंश के राजा को, तो नंद वंश के राजा, ये घनानंद को मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। नंद वंश के राजा घनानंद को हराकर इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की। ठीक है, और मौर्य वंश के अंतिम शासक जो थे ये बृहद्रथ थे और इनकी हत्या पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई और शुंग वंश की स्थापना की गई। अगर परीक्षा में एक स्टेप और पूछ ले, ये तो शुंग वंश हो गया। अगर परीक्षा में ये पूछ ले कि शुंग वंश के बाद किस वंश का शासक हुआ, हालांकि उतना नहीं पूछता है लेकिन अगर कभी पूछ दे तो आप लोग की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि शुंग वंश के अंतिम शासक जो थे ये थे, ये तो स्थापना किए, ये तो शुंग वंश की स्थापना किए पुष्यमित्र शुंग। अगर अंतिम वंश शासक की बात की जाए शुंग वंश के, तो वो थे आप लोग को देवभूति के मंत्री वासुदेव। ठीक है ना। ठीक है ना, ये शुंग वंश के अंतिम शासक थे देवभूति और इनके जो आप लोग के मंत्री जो थे, ये वासुदेव जो थे इनके मंत्री, वासुदेव।
इन्होंने इनकी हत्या कर दी देवभूति की, ठीक है। शुंग वंश के अंतिम राजा देवभूति की हत्या वासुदेव के द्वारा कर दी गई और स्थापना किस वंश की गई? तो ये कणव वंश की स्थापना की गई, ठीक है। ये कणव वंश की स्थापना की गई। तो आप लोग को ये इतना प्रश्न आप लोग को एक ही प्रश्न में मैं बता दिया। अब इससे शानदार आप लोग को जो है डिस्कशन और कहाँ मिलेगा। तो मैं आप लोग को बार बार कहता हूँ कि आप लोग अगर मुझे समय दीजिएगा तो मैं इतने जबरदस्त तरीके से बता दूंगा एकदम टॉप लेवल का कंटेंट के साथ कि आप लोग ढूंढते रह जाइएगा, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए इसके ग्लोबल क्लासेज पर और लगातार अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पर है नेक्स्ट प्रश्न कि अपनी प्रसार की नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन कहलाने वाला राजा था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ब्रह्मगुप्त और समुद्रगुप्त। तो अपनी प्रसार नीतियों के कारण तो पहले तो ये देख लीजिए, आप लोग आंसर लगाइए इसको कमेंट बॉक्स में कि कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा। तो भारत की नेपोलियन की अगर बात की जाए ना तो ये गुप्त गुप्त सम्राट के गुप्त वंश के बहुत ही महान राजा ये समुद्रगुप्त जो थे, इन्हीं को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है ना। ये समुद्रगुप्त को। तो अगर परीक्षा में ये पूछ दे समुद्रगुप्त दोस्तों, अगर सबसे अगर परीक्षा में कभी पूछ दे कि गुप्त वंश का सर्वाधिक विस्तार कब हुआ, तो ये सर्वाधिक विस्तार जो हुआ गुप्त वंश का, तो दोस्तों ये समुद्रगुप्त के शासनकाल में हुआ, ठीक है ना। इन्होंने 9 शासकों, मैं लिख दे रहा हूं क्यों इनको भारत का नेपोलियन कहा गया। 9 शासक और दक्षिणा पंथ के 12 शासकों को, ठीक है ना, ये दक्षिणा पंथ के 12 शासक 12 शासक को इन्होंने हराया था, ठीक है ना, किनने? समुद्रगुप्त ने। तो 9 शासकों और दक्षिणापंथ के 12 शासकों को परास्त इनके द्वारा किया गया, समुद्रगुप्त के द्वारा, ठीक है ना। बहुत ही प्रतापी राजा थे गुप्त वंश के। और इन्हीं के इन सब चीजों को देखकर एक नाम मैं लिख दे रहा हूं, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा, विंसेंट स्मिथ, ठीक है। विंसेंट स्मिथ जो थे, ठीक है, ये विंसेंट, सॉरी ये अच्छा से लिख दे रहा हूं मैं, विंसेंट स्मिथ जो थे, इनके द्वारा जो है ये समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया, ठीक है ना। भारत का नेपोलियन कहा गया। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग का टोटल डाउट जो है बिल्कुल दूर हो गया होगा और आप लोग जो है एकदम इसको समझ गए होंगे। समुद्रगुप्त को ये भारत का नेपोलियन किसने कहा? विंसेंट स्मिथ के द्वारा कहा गया। और क्यों कहा गया? क्योंकि इन्होंने 9 शासकों और 12 दक्षिणापंथ शासकों को हराकर बिल्कुल एकदम चारों खाने चित कर दिया और गुप्त वंश को एकदम चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया, ठीक है। तो इसलिए इनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न नंबर तीसरा देखिए, यहाँ पर प्रश्न है आप लोगों को कि किस वर्ष जो है सरोजिनी नायडू द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई? किस वर्ष सरोजिनी नायडू द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की गई? ऑप्शन है आप लोग को 1945, 1915, 1935 और 1925। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए जल्दी जल्दी, तब मैं इसका आंसर भी बताऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए इस प्रश्न का मैं उत्तर आप लोग को बता दे रहा हूँ। आप लोग इस प्रश्न का जो उत्तर है, आशा करता हूँ कि आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दिए होंगे, इसको समझ गए होंगे। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा आप लोगों को, ये हो जाएगा 1925 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 1925 जो हो जाएगा, ये 1925 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता जो है सरोजिनी नायडू जी के द्वारा की गई। तो इससे महत्वपूर्ण फैक्ट जो उठता है, आप लोग को 2-4 फैक्ट मैं ये बता दूं कि ये 1925 में अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, ये याद रख लीजिए। ये दोस्त मेरे, ये आप लोग को, ये कानपुर में अधिवेशन हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ये कानपुर में जो है ये अधिवेशन हुआ था, ठीक है ना। ये कानपुर में अधिवेशन हुआ था 1925 में। और इनसे महत्वपूर्ण एक और फैक्ट उठ जाता है सरोजिनी नायडू जी से कि अगर आप लोग को परीक्षा में कभी पूछ दे कि प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष, यानी कि ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो हैं
जो महिला अध्यक्ष जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, जो कि प्रथम भारतीय महिला थी, सरोजिनी नायडू। ठीक है ना? लेकिन अगर प्रश्न कभी ये पूछ दे कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये प्रथम भारतीय महिला थी जो अध्यक्ष बनी। लेकिन अगर प्रथम महिला अध्यक्ष पूछ देना, अगर प्रथम महिला अध्यक्ष आप लोग को पूछ दे जो कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो ये हो जाएंगी आप लोग को एनी बेसेंट का आप लोग नाम सुने होंगे, ये एनी बेसेंट हो जाएंगी। ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी और ये दोस्तों प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, बार बार मैं कह रहा हूं, आप लोग बिल्कुल कंफ्यूजन हो किएगा। ठीक है ना? तो ये प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट हो गई। अगर इनको पूछ लिया जाए कि ये कब जो है अध्यक्षता की थी, तो दोस्तों ये 1917 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की, जो कहाँ हुआ था दोस्तों, तो यह जो हुआ था, यह इंडियन नेशनल कांग्रेस का यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये कोलकाता अधिवेशन था। ठीक है ना? ये कोलकाता अधिवेशन था 1917 का, जिसकी अध्यक्षता जो है एनी बेसेंट जी के द्वारा की गई। ठीक है? तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है? आप लोग इसको याद रखिएगा अच्छे तरीके से। तो देखिए यहाँ भी आप लोग को मैं 3-4 महत्वपूर्ण फैक्ट को बता दिया। तो आप लोग को इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आप लोग मुझे समय दीजिए, मैं आपकी जबरदस्त तैयारी अपने चैनल पर आप लोग को करा दूंगा। ऐसा तैयारी कराऊंगा कि आप लोग खुद ही बोलिए कि नहीं सर ऐसा ही बिल्कुल होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पर, प्रश्न चौथा नंबर प्रश्न है आज का, फोर्थ नंबर, कि निम्नलिखित में से किस भाषा में आदि कवि पंपा ने अपनी रचनाएं रची थी? निम्नलिखित में से किस भाषा में आदि कवि पंपा ने अपनी रचनाएं रखी थी? ऑप्शन है मलयालम, कन्नड़, तेलुगु और तमिल। ये चार ऑप्शन जो है आप लोग को दिए गए हैं। ठीक है ना? ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो आप लोग को बताना है कि ये कौन सी भाषा में अपनी रचनाएं को रची थी पंपा ने। तो चलिए आप लोग बताइए, मैं थोड़ी देर रुकता हूं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ना, ये कन्नड़ हो जाएगा। ठीक है ना? ये आदि कवि पंपा ने जो है अपनी रचनाएं जो है कन्नड़ भाषा में की। ठीक है ना? कन्नड़ भाषा में इन्होंने अपनी रचनाएं को रची थी। और कन्नड़ ये कहाँ का भाषा है दोस्तों, तो आप लोग याद रख लीजिए, ये कर्नाटक की भाषा है। ठीक है ना? कर्नाटक की। अगर ये मलयालम की अगर बात की जाए ना, तो केरल की ये भाषा हो जाएगी मलयालम। तेलुगु की अगर बात की जाए, तो दोस्तों ये आंध्र प्रदेश या तेलंगाना जो कह लीजिए, आंध्र प्रदेश तेलंगाना दोनों में जो है ये तेलुगु बोला जाता है। अब तमिल तो आप लोग समझ ही सकते हैं, ये तमिलनाडु की भाषा है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। ठीक है? ये कन्नड़ भाषा में आदि कवि पंपा जी ने अपनी रचनाएं को रची थी, जो कि कर्नाटक की भाषा है। मलयालम हो गया आप लोग को केरल का, तेलुगु हो गया आंध्र प्रदेश तेलंगाना में बोला जाता है, तमिल जो भाषा होगी ये तमिलनाडु को हो गई। तो आप लोग को भाषाओं से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि ये भाषा किस राज्य में बोली जाती है। तो आप लोग के लिए एक एक चीज जो मैं बता रहा हूँ आप लोग ध्यान से देखिए। ठीक है? ध्यान से देखिए और एकदम बिल्कुल समझिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये पांचवा नंबर प्रश्न है आप लोग को, कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? ऑप्शन आप लोग के पास है, हरि प्रसाद चौरसिया जो है ये बांसुरी बजाते हैं, बिस्मिल्ला खां सरोद से है, अमजद अली खां तबला से है, जाकिर हुसैन शहनाई से है। तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित पूछा जा रहा है, यानी कि किसका मिलान सही है? तो दोस्तों आप लोग बताइए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भी साथ साथ देते चलिए। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ना, ये दोस्त मेरे, आप लोग ये जो हरि प्रसाद जो हो जाएगा, ये हरि प्रसाद चौरसिया जो है ये बिल्कुल बांसुरी वादक है। ये और यही जो है बिल्कुल सही सुमेलित है। ये हरि प्रसाद चौरसिया जो है बांसुरी वादक है। अगर इन लोग की बात की जाए, बिस्मिल्ला खां की बात की जाए, तो उस्ताद बिस्मिल्ला खां ये सरोद नहीं बजाते हैं दोस्तों। उस्ताद बिस्मिल्ला खां क्या बजाते हैं, ये शहनाई वादक हैं। आप लोग इसको भी याद रख लीजिएगा। ठीक है ना? मैं लिख दे रहा हूँ जो सही है उसको मैं लिख दे रहा हूँ। अमजद अली खां ये तबला नहीं बजाते हैं, ये क्या बजाते हैं भाई, ये करते हैं, ये सरोद वादक हैं। ठीक है? ये अमजद अली खां जो है ये सरोद वादक हो गए। और जाकिर हुसैन ये शहनाई नहीं बजाते हैं, ये क्या करते हैं, ये तबला बजाते हैं, ये तबला वादक हो गए। तो आप लोग को सभी जवाबों को मैं यहीं पर बता दिया। ठीक है ना? जो ये शहनाई वादक, सरोद वादक और तबला वादक, तो इन चीजों को आप लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा।
क्योंकि इससे प्रश्न आप लोग को परीक्षाओं में बार-बार पूछे गए हैं। एसएससी जीडी हो जाए या सीएचएसएल हो जाए, सीजीएल हो जाए या रेलवे की एनटीपीसी ड्राइवर, यानी सब जगह ये प्रश्न जो है ये बोला जाता है ना कि यूनिवर्सल प्रश्न, तो ये सभी जगह आप लोग को देखने को मिलते हैं। तो चलिए शानदार तरीके से आप लोग बस वीडियो के सेशन को लाइक करते चलिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते चलिए और दोस्तों को एकदम बिल्कुल शेयर करते रहिए, क्योंकि मेरा भी मोटिवेशन जो है ना आप लोग को दोस्तों, यही आप लोग के लाइक शेयर और सब्सक्राइब से मिलता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 नंबर देखिए, यहाँ पर प्रश्न है कि राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है? राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है? ऑप्शन है 350, 600, 500 और 750। यानी कि 350, 600, 500 और 750 जो है ये ऑप्शन दिए गए हैं। आप लोग को बताना है कि अधिकतम निर्धारित संख्या क्या हो जाएगी। तो आप लोग को इस प्रश्न को बताने के पहले एक चीज ये बता दे रहा हूँ कि ये इस बार का बिहार दरोगा के जो एग्जाम हुआ था ना, आप लोग को 17 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ था, उसमें भी ये प्रश्न जो है आप लोग को पूछा गया था, ये कि विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होगी किसी भी राज्य के। तो दोस्त मेरे, इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 500 हो जाएगा, अधिकतम है जो सबसे निर्धारित की गई है। यानी कि देखिए, सबसे पहली नंबर बात की ये चीज मैं बता दे रहा हूँ कि विधानसभा की संरचना की अगर बात की जाए ना, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, मे भी आप लोग को प्रश्न में पूछ दे, तो अनुच्छेद 170 के तहत जो है विधानसभा की संरचना की गठन जो है, मतलब कैसे किया जाता है, कितने लोग कैबिनेट मंत्री बनेंगे, कितने अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, तो सारी चीजों को जो है आप लोग को अनुच्छेद 170 के अंतर्गत बताया गया है। ठीक है, और इसी में ये मैक्सिमम वाले सीट को बताया गया कि अधिकतम संख्या जो है ये 500 हो सकती है किसी भी राज्य की विधानसभा की अधिकतम सीटों की संख्या। लेकिन अभी वर्तमान में कहीं भी 500 सीट नहीं है। ठीक है, सबसे ज्यादा सीट विधानसभा में कहाँ है वो भी मैं लिख दे रहा हूँ। सर्वाधिक विधानसभा की सीटें कहाँ है, विधानसभा सीट। ठीक है, तो ये आप लोग खुद ही गेस कर लिए होंगे, ये 403 जो है ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है ना, ये उत्तर प्रदेश में जो है 403 जो है वर्तमान में विधानसभा सीट है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये तो हो गया, सबसे सर्वाधिक हो गया। अगर राज्यों में सबसे कम की पूछ दे कि सबसे कम कहाँ का है, सबसे कम कहाँ का है, तो सबसे कम विधानसभा सीट की अगर बात की जाए ना, तो ये दोस्त मेरी हो जाएगा सिक्किम, ये सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम में कितनी सीटें हैं, मात्र 32 सीट जो है ये विधानसभा की सिक्किम में है, जो कि सबसे कम है जितने भारत के राज्य हैं। लेकिन अगर यूनियन टेरिटरी की बात की जाए, यानी कि अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए कि केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम कहाँ की विधानसभा सीटें हैं, तो ये चीज भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, इसको आप लोग लिख लीजिए। ये हो जाएगा पुदुचेरी हो जाएगा। ठीक है ना, ये पुदुचेरी हो जाएगा, जहां पर 30 जो है सबसे कम जो है आप लोग को विधानसभा की सीटें हैं ये पुदुचेरी में, और यह यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। तो आप लोगों को इतना सारा फैक्ट जो है यहाँ पर बता दिया, और आशा करता हूँ कि आप लोग को ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। आप लोग बस वीडियो के अंत तक बने रहिए, और आप लोग को शानदार 20 प्रश्नों को एकदम इसी तरह विस्तार पूर्वक मैं बताते चलूंगा। इसीलिए मैं बार बार आप लोग से कहता हूँ कि आप लोग अगर मुझे समय दीजिएगा, इसी तरह पढ़ना चाहिएगा, तो आप लोग को ऐसे ही बिल्कुल पढ़ाया जाएगा। और नहीं तो आप लोग सोचेंगे कि सर कम समय में करा दीजिए, तो उस तरह भी कहिएगा तो उस तरह भी मैं आप लोग को पढ़ा दूंगा। तो आप लोग इस बारे में जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिए कि आप लोग की क्लासेस जो है किस तरह से चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, 7वां नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पर है कि निम्न में से कौन पंचायती राज से संबंधित है, निम्न में से कौन पंचायती राज से संबंधित है। ऑप्शन है शाह आयोग, बी है नानावती आयोग, बलवंत राय मेहता आयोग, लिब्रहन आयोग। ये चार आयोग जो है यहाँ पर दिया गया है, इनमें से कौन सा सही हो जाएगा आप लोग को बताना है। तो आप लोग चलिए कमेंट बॉक्स में एकदम बिल्कुल बताते रहिए, मैं थोड़ा सा आप लोग को समय देता हूँ 10 सेकेंड के लिए। तो आप लोग का समय खत्म होता है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर जो है ये बलवंत राय मेहता जो हो जाएंगे ना, ये पंचायती राज से संबंधित है। ये पंचायती राज से जो बलवंत राय मेहता आयोग जो है ये संबंधित है। तो पंचायती राज, अगर पंचायती राज की अगर बात की जाए ना दोस्तों,
तो ये बलवंत राय मेहता आयोग तो हो ही गया। इनके अलावा और 2-3 आयोग जो हैं, जो कि पंचायती राज से संबंधित है, तो चलिए अगर परीक्षा में वो पूछ देगा, तो उसके लिए भी मैं आप लोग को बता दूं, तो आप लोग उसको भी लिख लीजिए। एक हो गया अशोक मेहता, ठीक है ना? अशोक मेहता आयोग जो है, ये आप लोग को 1977 में गठित हुआ था। और बलवंत राय मेहता आयोग की अगर बात की जाए ना, तो ये आप लोगों को 1957 में जो है ये गठित किया गया था। ठीक है, ये अशोक मेहता हो गए। उसके बाद उसके बाद अगर बात की जाए, तो जीवी के राव जो हो जाएंगे, जीवी के राव, आप लोगों को एकदम टॉप लेवल वाला पढ़ाई मैं बता रहा हूँ। अगर पेड चैनल पर भी इतना आप लोगों को मिलता है, और यहाँ पर मैं आप लोग को ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है? अगर आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप लोग ज्वाइन बटन के माध्यम से बहुत ही नॉमिनल फीस, ये 80 या 90 रुपए के बीच में होगा, उसको लेकर आप लोग कर सकते हैं। वो आप लोग की स्वेच्छा के ऊपर है। लेकिन भारी भरकम फीस देकर आप लोग जो है उतना क्वालिटी वाला कंटेंट नहीं पाते हैं, लेकिन आप लोग को यहाँ पर दिया जा रहा है। तो ये देखिए, जीवी के राव जो हो जाएंगे, ये जो इनका गठन जो पंचायती राज से संबंधित ये जो आयोग है, ये 1985 में आया था। और इनके बाद एक और जो पंचायती राज से संबंधित है, वो हो जाएगा एल एम सिंघवी का। अगर नाम आप लोग सुने होंगे, एल एम सिंघवी, एल एम सिंघवी जो हो जाएगा, ये आप लोग जो है 1986 में जो है ये पंचायती राज से। तो पंचायती राज से देखिए कौन कौन से हो गया, एक तो बलवंत राय मेहता आयोग हो गया, एक अशोक मेहता हो गया, ये एक जीवी के राव हो गया, एक एल एम सिंघवी हो गया। और यही जो है आप लोग को पंचायती राज से संबंधित आयोग जितने हैं गठित किए गए थे, ये हैं। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, और आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सामान्यतः दक्षिण भारत में नहीं बोली जाती है? ठीक है ना? निम्न में से कौन सी भाषा सामान्यतः दक्षिण भारत में नहीं बोली जाती है? तो पहले अगर भारत की मैप की बात की जाए, तो देखिए मैं थोड़ा सा बनाने की कोशिश करूंगा, उतना अच्छा अगर नहीं बने तो आप लोग उसको अन्यथा मत लीजिएगा। ठीक है ना? ये ऐसे करके, ऐसे ऐसे, ये ऐसे 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 करके, ठीक है ना? और हाँ, हाँ, देखिए मैं मोटा मोटी आप लोग को मैप बना दिया, आप लोग इसको बिल्कुल ऐसे मत लीजिएगा यहाँ पर ये श्रीलंका हो गया। ठीक है, तो देखिए यही जो क्षेत्र है ना, ये जो क्षेत्र है आप लोग को दोस्तों, ये सब जो आता है आप लोग को, ये दक्षिण भारत में आता है। ठीक है, ये दक्षिण भारत में आता है, मैं लिख दे रहा हूँ अच्छे से, ये इधर लिख दे रहा हूँ। ये आप लोग को दक्षिण भारत में ये सब जो क्षेत्र है, ये सब दक्षिण भारत में आता है, दक्षिण भारत में। ठीक है ना? तो अगर बात की जाए, तो देखिए यहाँ पर आप लोग को हो जाता है, आप लोग को आंध्र प्रदेश तेलंगाना होता है, उसके बाद तमिलनाडु हो जाता है, उसके बाद यहाँ पर केरल हो जाता है, उसके बाद ये कर्नाटक हो जाता है, और कर्नाटक की क्षेत्र यहाँ तक हो जाता है। बीच में थोड़ा सा ये गोवा हो जाएगा, ठीक है ना? और उसके बाद ये जो चीजें हैं, ये महाराष्ट्र आ जाता है। ठीक है ना? तो महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में जो है ये गोवा है, आप लोगों को इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो देखिए दक्षिण भारत की यहाँ पर बात की जा रहा है, तो देखिए ये अभी मैं कुछ देर पहले आप लोग को एक प्रश्न में बताया था। तो देखिए यहाँ पर ये केरल है, तो देखिए ये मलयालम आप लोग को दिया गया है, तो ये बिल्कुल दक्षिण भारत की भाषा है। मैथिली की बात की जाए, तो मैथिली देखिए दोस्तों, ये मैथिली जो है दक्षिण भारत की नहीं, ये उत्तर भारत की जो है, उत्तर भारत की भाषा है मैथिली। ठीक है ना? ये मैथिली आप लोग को बिहार में बोली जाती है। ठीक है ना? ये मैथिली बिहार के क्षेत्रों में, मिथिलांचल में बोला जाता है ये मैथिली भाषा। तो ये बिहार की भाषा है, मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये आप लोग को देखिए ऐसे हो गया, बंटवारा किस तरह है, ये दक्षिण भारत हो गया, ये आप लोग को पूर्वी भारत हो गया, जिधर असम है, मेघालय है, ये सब जितने असम मेघालय जो 7 राज्य जो हैं, आप लोग को सब जो है, आप लोग को एक दूसरे की बहन कहा जाता है 7 राज्यों को, जो पूर्वी भारत में है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, ये सब जितने हो गए ये पूर्वी भारत में आते हैं। उत्तर भारत की बात की जाए, तो उत्तर भारत में आप लोग को जम्मू कश्मीर, और ये आप लोगों को अभी जो नया बट गया है, ये आप लोग देख लीजिएगा, तो ये यूनियन टेरिटरी हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। ठीक है, और इधर आप लोग को जो हो गया ये कहलाता है पश्चिमी भारत, ये हो गया आप लोग को पश्चिमी भारत। तो ऐसे भारत के जो विभाजन है आप लोग को ये मैप पर है, आप लोग मैप पर अच्छे से देख लीजिएगा, मैं एक रफली यहाँ पर मैप बनाया हूँ। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर कोंकणी जो है ना,
ये कोंकणी आप लोगों की गोवा की भाषा है, ठीक है ना? ये कोंकणी जो है ये गोवा में बोली जाती है। ये तेलुगु तो अभी आप लोग को बताया कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो हो जाएगा ना, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में ये तेलुगु बोला जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए दक्षिण भारत में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है, तो ये ऑप्शन सी जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि मैथिली भाषा जो है आप लोगों को ये दक्षिण भारत में नहीं बोली जाती है, ठीक है? इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए, मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर देखिए, यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 है आप लोग को। देखिए सोलर सिस्टम से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सौर प्रणाली में 4 सबसे बड़े ग्रहों का क्रम है। सौर प्रणाली में 4 सबसे बड़े ग्रहों का क्रम कौन-कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन जो दिए गए हैं बृहस्पति, बुध, शनि, यूरेनस, बुध, बृहस्पति, शनि, नेपच्यून, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, बृहस्पति, बुध, शनि और नेपच्यून। तो ये 4 ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं। इनमें से बताना है आप लोग को कौन सा क्रम जो है सही है। सबसे बड़ा ग्रह कौन-कौन सा है? तो चलिए मैं आप लोग को सबसे बड़ा ग्रह जो आकार में है, सभी को मैं एक लाइन में लिख दूं, ताकि आप लोग की कभी परीक्षा में आए तो आप लोग कभी कंफ्यूज न होइएगा। और उसके बाद देखिए आप लोग कितना आसानी से इसका आंसर दे दीजिएगा। तो 8 बड़े ग्रहों की बात की जाए आकार के अनुसार से, ये आकार के अनुसार से बड़े ग्रह जो हैं, तो सबसे बड़ा हो जाता है आप लोगों को कौन सा हो जाता है? बृहस्पति हो जाता है, ठीक है ना? उसके बाद हो जाता है शनि, उसके बाद हो जाता है अरुण, उसके बाद हो जाता है वरुण, उसके बाद आप लोग को आ जाता है अपना ग्रह जो है पृथ्वी, ठीक है ना? उसके बाद आ जाता है पृथ्वी के बाद शुक्र ग्रह, उसके बाद मंगल ग्रह, उसके बाद आप जब को आ जाता है बुध ग्रह, ठीक है ना? तो ये आप लोग को 8 जो ग्रह है ये आप लोगों को आकार में ये बढ़ते से घटते क्रम हो गया। यानी कि ये जो हो गया सबसे बड़ा और बुध हो गया सबसे छोटा। तो कभी ये प्रश्न भी पूछ लिया जाए तो आप लोग अच्छे से बता दीजिएगा कि ये कौन-कौन सा सही हो जाएगा। तो आकार में सबसे बड़ा बृहस्पति है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर कौन से बृहस्पति सबसे पहले है, तो यहाँ भी है। तो बृहस्पति के बाद शनि किसमें है? तो देखिए ये तो कट गया ऐसे ही। बृहस्पति के बाद यहाँ पर बुध है, लेकिन यहाँ पर बृहस्पति के बाद शनि है। यानी कि इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ना दोस्त, ये ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। देखिए बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये 4 जो है सबसे बड़े ग्रह हैं। उनके बाद आ जाएगा 4 कौन-कौन सा? पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध हो जाएगा, ठीक है? तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? और आप लोग एकदम वीडियो को लाइक और शेयर करते चलिए एकदम बिल्कुल। एक लाइक और एक शेयर तो आप लोग को बनता ही बनता है, और चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करते चलिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर यहाँ पर 10वां नंबर प्रश्न है कि नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित है। नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन है यहाँ पर पूर्वांचल पर्वतमाला में, काराकोरम पर्वतमाला में, जास्कर पर्वतमाला में, हिमालय पर्वतमाला में। ये 4 ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं। तो आप लोग बताइए कहाँ पर ये स्थित है? तो दोस्तों अभी मैं भारत का जो एक रफली अपने देश का जो मैप खींचा था यहाँ पर, देखिए मैं अच्छे से खींच दे रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है? ये ठीक है ना? तो ये सब जो हो जाएगा आप लोग को यही कहलाती है इधर की जो है, ये पूर्वांचल पर्वतमाला कहलाता है। पूर्वांचल पर्वतमाला कहलाता है, ठीक है? ये जो क्षेत्र है आप लोग को पूर्वांचल पर्वतमाला में आ गया, ठीक है? और इधर जो ये हो जाता है ये भी मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को, ये जो क्षेत्र हो जाता है ये यहाँ पर ये कहलाता है ये आप लोग को पश्चिमी घाट में ये सब क्षेत्र आ जाते हैं। ये पश्चिमी घाट में आ जाते हैं। तो आप लोग खैर उतना जानने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी इधर जो हो जाता है, इधर ये जो हो जाता है, ये हिमालयन क्षेत्र हो जाता है, हिमालय पर्वतमाला, ठीक है? तो इतना आप लोग को विशेष डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है। बस ये जान लीजिए कि ये प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा आप लोगों को, ये पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा जो है, ये आप लोग को जो हो गया, नागा, खासी और गारो जो है, ये पूर्वांचल पहाड़ियों की पूर्वांचल पर्वतमाला में स्थित है, ठीक है ना? नागा, खासी और गारो। तो कभी अगर परीक्षा में ये पूछ दे, कई बार आप लोग को परीक्षा में ये पूछा गया है, एसएससी सीजीएल हो चाहे सीएचएसएल हो, जीडी हो,
आप लोग को चाहे कई परीक्षाओं में बीपीएससी एसएससी में कितना नाम लो, ठीक है ना, कि गारो खासी और जयंतिया आप लोग की ये तीन पहाड़ी जो है ये किस राज्य में है। ये तो हो गया कि पूर्वांचल पर्वतमाला में है, लेकिन किस राज्य में इनको माना जाता है। तो दोस्तों यह जो हो जाएगा ना, आप लोग को मेघालय आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना, ये मेघालय में है। ये गारो खासी और जयंतिया जो पहाड़ी है ये मेघालय राज्य में स्थित है, ठीक है ना, ये मेघालय में स्थित है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न 11 नंबर है आप लोगों को कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। ऑप्शन है आप लोगों के पास गोदावरी, कावेरी, कृष्णा और बेतवा। ये चार ऑप्शन आप लोग के पास दिए गए हैं। इन चार ऑप्शनों में से आप लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग बताइए। मैं इसका एकदम ऐसा कंसेप्ट आप लोग को बताऊंगा कि बिल्कुल आप लोग ना भूलिएगा। यहाँ पर भी आप लोग को 4-5 प्रश्न मैं यहाँ पर करा कर जाऊंगा आप लोगों को। तो चलिए आप लोग बताइए कौन सा होगा। तो चलिए मैं अब बता दे रहा हूँ आप लोग को, आप लोग को दिया हुआ समय खत्म होता है। तो देखिए ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये हो जाएगा आप लोग को बेतवा नदी हो जाएगा। बेतवा नदी हो जाएगा। तो बेतवा नदी की अगर बात की जाए तो देखिए ये आप लोगों को जो है मध्य प्रदेश, यहाँ पर सपोज कर लीजिए कि ये मध्य प्रदेश है, ठीक है ना, ये मध्य प्रदेश हो गया। और आप लोग को ये जाकर मिलती है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में यानी कि इसका जो मध्य प्रदेश के भोपाल के पास से इनका ये जो है उद्गम स्थल हो गया। उद्गम स्थल हो गया मध्य प्रदेश के भोपाल के आसपास से ये बेतवा नदी निकलती है। और उत्तर प्रदेश में जाकर मिलती है कहाँ पर, तो उत्तर प्रदेश में एक हमीरपुर जगह है ना, ये उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में जाकर यह मिलती है। यानी कि ये इसका मुहाना हो गया, संगम हो गया। और कहाँ पर मिलती है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में, यमुना नदी में मिलती है, ठीक है ना। ये जो बेतवा नदी है भोपाल से निकलती है, मध्य प्रदेश के भोपाल के आसपास से निकलती है और उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के यमुना नदी में जाकर मिल जाती है, ठीक है। तो ये देखिए अगर इस तरह अगर बात की जाए ना मैप पर, अगर देखिएगा, अगर भारत की नदियों का मैप पर आप देखिएगा तो ये डायरेक्टली उत्तर नहीं होगा, ठीक है ना, ये दक्षिण से उत्तर नहीं होगा, दक्षिण से उत्तर पूर्व कह सकते हैं, क्योंकि ये उत्तर हो गया इधर थोड़ा सा होकर जाता है तो ये उत्तर पूर्व की ओर थोड़ा सा गिनेंगे। लेकिन बाकी ये जो नदियां हैं ये ऐसे बहती नहीं है दक्षिण से उत्तर की ओर, इसलिए ये ऑप्शन जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो नदियों का बहने का एक ट्रिक्स मैं बता दूं तो आप लोग याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा कि ये नर्मदा और ताप्ती दो नदी है, ठीक है। नर्मदा और ताप्ती दो नदी है। यह जो आप लोगों को बहती है किधर से किधर, इन लोगों का डायरेक्शन है, तो ये दोनों नदियां जो है दोस्तों ये बहती है पूरब से पश्चिम की ओर, ठीक है ना। और ये क्या बनाती है आप लोगों को, ये अपने मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती है, यह एस्चुरी बनाती है। नर्मदा और ताप्ती से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये नदियां जो है एस्चुरी बनाती है, ये पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। और इनको छोड़कर अधिकतर जो नदियां हैं, चाहे वो गंगा जमुना जितने, सरस्वती जितने हो गए, ये जितने हो गए आप लोगों को ये बहती हैं, ये पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं, ठीक है ना। पश्चिम से पूरब कह लीजिए या कुछ उत्तर से पूरब की ओर भी बहती हैं, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। और सोन नदी को तो कह लीजिए, ये आप लोग को सोन नदी अगर यहाँ पर ऑप्शन रहता तो वो भी दक्षिण से उत्तर की ओर बहता था नहीं बहता है, ठीक है ना, जो कि गंगा नदी में मिलता है लेकिन ऑप्शन में है नहीं। तो अधिकतर नदियां जो है पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं और ये बनाती हैं आप लोगों को डेल्टा बनाती है, ठीक है ना। जैसे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो हो गया है आप लोगों को, ये सुंदरबन डेल्टा का नाम सुने होंगे। सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो कि आप लोगों को ये गंगा नदी के द्वारा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा दोनों के सम्मिलन से ये जो है बनाई जाती है, लेकिन अधिकतर गंगा नदी का ही नाम होता है, ठीक है ना, कि गंगा नदी द्वारा बनाया गया विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि नर्मदा और ताप्ती जो है एस्चुरी बनाती है, बाकी नदियां जो पश्चिम से पूरब की ओर बहती है जाकर जो आप लोग को ये आप लोग को ये बनाती है डेल्टा, ठीक है। तो इतने सारे फैक्ट को मैं यहाँ पर बता दिया, ये आप लोगों को हो गया। और भारत की नदियों से एक स्पेशल वीडियो जो है हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप लोग जाकर वहां पर देख लीजिएगा।
भारत की जितनी नदी हैं वो कहाँ से निकलती है, कितना किलोमीटर बहती हैं और कहाँ जाकर मिलती हैं, वो सारा चीज जो है उस वीडियो में है। तो आप लोग हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आप लोग एक से एक महत्वपूर्ण वीडियो आप लोग पाइएगा, चाहे वो करंट अफेयर का हो, जीके का हो, जनरल साइंस यानी विज्ञान का, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ और आप लोग को रीजनिंग, इन सबसे क्लासेस जो है आप लोग को मिलेगा देखने को। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप लोग के लिए हिंदी और इंग्लिश की भी क्लासेज हमारे चैनल पर मौजूद है। इंग्लिश और हिंदी और इंग्लिश की भी क्लासेज जो है हमारे चैनल पर मौजूद है। तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग सारा वीडियो को देख लीजिएगा अपने समय अनुसार। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पर जो है, यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की बात की जा रही है। ऑप्शन है तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आंसर होगा। मैं आप लोग के लिए 5 सेकंड का समय देता हूं इस प्रश्न के लिए। तो चलिए, आप लोग का समय खत्म हो गया। इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, ये कर्नाटक में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कर्नाटक में है। अगर बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए ना दोस्तों, तो आप लोग एक 1973 में जो है आप लोग को प्रोजेक्ट टाइगर, एक प्रोजेक्ट आया था, प्रोजेक्ट टाइगर। आप लोग इसको भी याद रखिएगा कि प्रोजेक्ट टाइगर जो बाघों के संरक्षण से जो है, ये 1973 में आया था, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसी प्रोजेक्ट टाइगर के तहत जो है ये बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की जो है ये स्थापना जो है कर्नाटक में हुई थी। बांदीपुर को राष्ट्रीय उद्यान की दर्जा दी गई 1973 के प्रोजेक्ट टाइगर के तहत, ठीक है ना। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। इससे ज्यादा और महत्वपूर्ण फैक्ट जानने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न है आज का। 13 नंबर आप लोग को देखिए अर्थशास्त्र से, यानी कि आप लोग को आर्थिक परिदृश्य से भी प्रश्न जो है आप लोग को सिलेबस के अनुसार आप लोगों को पूछा गया है। आर्थिक परिदृश्य से भी प्रश्न जो है आप लोग को देखने को मिलेंगे, इकोनॉमी से भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये आप लोग को बिल्कुल सिलेबस के अनुसार है। तो चलिए प्रश्न देखिए, यहाँ पर है कि किसने कहा कि आपूर्ति स्वयं मांग उत्पन्न करती है। ये किसने कहा था कि आपूर्ति स्वयं मांग उत्पन्न करती है। ऑप्शन है एडम स्मिथ, बी जेबी से, सी मार्शल और डी रिकार्डो। ये चार ऑप्शन जो दिए गए हैं, आपूर्ति स्वयं मांग करती है, इनमें से आप लोग को सही उत्तर बताना है। तो ये दोस्तों देखिए एकदम स्ट्रेट लाइन, एकदम स्टैटिक जीके हो गया कि आपूर्ति स्वयं मांग करती जो है, ये कहा गया है जेबी से के द्वारा, ठीक है ना। ये जेबी से के द्वारा कहा गया है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। देखिए आज का ये 14वां नंबर प्रश्न है आप लोगों को कि बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद को अन्य किस रूप में परिभाषित किया गया है। ये बाजार कीमत पर, ठीक है ना, यानी कि ये बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद को अन्य किस रूप में परिभाषित किया जाता है। तो दोस्तों इसी को कहा जाता है ना, ये डायरेक्टली मैं आप लोग को बता दूं, ये इकोनॉमिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ और चलिए आप लोग को बता दे रहा हूँ। ये राष्ट्रीय आय कहलाता है, ठीक है ना। ये कहलाता है राष्ट्रीय आय। बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद को ये राष्ट्रीय आय के रूप में भी जो है जाना जाता है, ठीक है। अगर कभी परीक्षा में ये पूछ दे कि राष्ट्रीय आय की अगर इस तरह डिफिनीशन पूछ दे ना, आप लोग के लिए मैं बता दूं कि अगर सपोज के लिए कीजिए कि आप लोग भारत देश में हैं, ठीक है ना। भारत देश से कई कई जो यहाँ के नागरिक है, ये गल्फ कंट्री में जाते हैं, जैसे सऊदी अरब, कुवैत, ये सब जितना जाते हैं, ओमान कह लीजिए, या आप लोग को और कहीं कंट्री में कह लीजिए, ऑस्ट्रेलिया कह लीजिए, कनाडा कह लीजिए, या अन्य कहीं विदेश में जो रहते हैं, तो एक भारत के नागरिक के द्वारा, ठीक है ना, विश्व में कहीं भी रहने वाले, ये विश्व में वो कहीं भी रहे, तो उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं, ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों को मैं प्रश्न के फैक्ट, ये फैक्ट बता रहा हूँ कि उनके द्वारा उत्पादित वस्तु या उनके द्वारा जो है सेवाओं के, उत्पादित वस्तु या सेवाओं, इन दोनों का जो मूल्य जो हो जाएगा ना, ये दोनों का जो मूल्य में अगर मूल्य ह्रास को घटा देंगे, ये मूल्य ह्रास को घटा देंगे, मूल्य ह्रास को, ठीक है ना, तो ये निकल जाता है आप लोगों को, ये हो जाता है आप लोगों को राष्ट्रीय आय कहलाता है, ठीक है ना।
राष्ट्रीय आय कहलाता है। यानी कि अपने देश से अगर कोई नागरिक विदेश में जाकर कमाता है, तो उसके द्वारा उत्पादित वस्तु या सेवाओं का जो मूल्य होगा, उसमें से अगर मूल्य ह्रास को हम लोग घटा देंगे, तो ये राष्ट्रीय आय जो है निकल जाता है। तो ये राष्ट्रीय आय निकालने का ये बहुत ही जबरदस्त आप लोग को ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका फॉर्मूला आप लोग को डायरेक्टली किस तरह कहा जाता है, ये कहा जाता है आप लोग को ये समझाने के लिए भारत के लिए बता दिया हूँ। किसी भी देश के लिए दोस्तों ये होता है। तो किसी भी देश में अगर विश्व में कहीं भी उसके द्वारा नागरिकों के द्वारा जो उत्पादित वस्तु या सेवाओं का जो मूल्य में से अगर मूल्य ह्रास घटा देंगे, तो उस देश का जो है राष्ट्रीय आय जो है वो निकल जाएगा। ठीक है ना, उस देश का राष्ट्रीय आय जो है ये निकल जाएगा। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, गांठ बांध लीजिए इस प्रश्न को। ठीक है ना, ये अर्थशास्त्र का बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए यहाँ पर प्रश्न है आप लोग को, ये साइंस से एक प्रश्न है, यहाँ पर लिया गया है कि पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका किस उपस्थिति के कारण भिन्न है। पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका किस उपस्थिति के कारण भिन्न है। ऑप्शन है हरित लवक, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली और केंद्रक। ये चार ऑप्शन जो दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि वो कौन सा जो चीज का उपस्थिति है जिसके कारण पादप कोशिका और जंतु कोशिका जो है ये भिन्न भिन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आप लोग को फिर 5 सेकंड का मैं प्रश्न ये समय देता हूं। तो चलिए 5 सेकंड का टाइमर शुरू। देखिए इस प्रश्न का जो सही जवाब आप लोग को हो जाएगा ना, ये हरित लवक हो जाएगा। ये हरित लवक जो हो जाएगा ना, इसी को उपस्थिति के कारण दोस्तों ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका में हम लोग भिन्नता जो है पाए जो जाता है, चाहे हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि दोनों के बीच में जो अंतर है, ये हरित लवक के कारण जो है ये अंतर होता है। अब प्रश्न उठता है कि किसमें हरित लवक होता है, किसमें नहीं होता है। तो दोस्तों ये पादप कोशिका जो है ना, ये पादप कोशिका कोशिका में आप लोगों को ये जो है हरित लवक होता है। ठीक है ना, इसमें हरित लवक जो है प्रेजेंट होता है, यानी कि उपस्थित होता है। और ये जंतु कोशिका की बात की जाए तो इसमें हरित लवक जो है ये अब्सेंट होता है, यानी कि अनुपस्थित होता है। ठीक है, तो ये इस यही जो फैक्टर है जिसके चलते इन दोनों के बीच में जो है अंतर है जो है निकाला जाता है, इसीलिए ये भिन्न-भिन्न होते हैं। ठीक है, हरित लवक के कारण। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ए बोर्ड ऑफ लव पुस्तक के लेखक हैं। ए बोर्ड ऑफ लव पुस्तक के लेखक कौन है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आंसर मैं बताऊंगा तो आप लोग खुद समझ जाइएगा कि ये प्रश्न क्यों महत्वपूर्ण है। ऑप्शन आप लोग के पास है नरेंद्र मोदी, एपीजे अब्दुल कलाम, मनमोहन सिंह, शंकर दयाल शर्मा। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। इन चार ऑप्शन में से आप लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है ये सही है। ठीक है ना, ये कौन सा ऑप्शन जो है ये सही है। ठीक है, तो आप लोग के लिए मैं समय थोड़ा सा दे देता हूँ, 2-4 सेकंड। आप लोग बताइए इसका आंसर। तो दोस्तों देखिए इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ना, ये नरेंद्र मोदी के द्वारा दोस्तों ये पुस्तक जो है लेखन किया गया है। इस पुस्तक के लेखक जो हैं ये अपने देश के वर्तमान ये प्रधानमंत्री, सॉरी, ये अपने देश के वर्तमान प्रधानमंत्री ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है ये पुस्तक लिखी गई है। ए बोर्ड ऑफ लव जो है इनके द्वारा लिखी गई है ये पुस्तक है। ठीक है, आप लोग इसको याद रखिएगा। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ए वर्ड ऑफ लव जो है पुस्तक को लिखा गया है। तो आप लोग इनको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित नृत्यों में से कौन एकल नृत्य नहीं है। एकल नृत्य की बात की जाए, ऑप्शन है आप लोग के पास भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, ओडिसी। ये चार ऑप्शन जो दिए गए हैं आप लोग को बताना है कि कौन एकल नृत्य नहीं है। तो चलिए इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा आप लोगों को, ये एकल नृत्य नहीं है कहने का मतलब इसमें जो हो जाएगा ये ऑप्शन जो हो जाएगा ओडिसी जो हो जाएगा ना, ये आप लोग को एकल नृत्य नहीं है। बाकी ये भारतनाट्यम हो गया, कुचिपुड़ी और मोहिनीअट्टम जो है ये एकल नृत्य के श्रेणी में आते हैं। ठीक है ना, तो ओडिसी जो हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर नहीं है पूछा जा रहा था, इसलिए ओडिसी जो है ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 18 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2023 का साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन है कैटलीन कारिको, ड्रू विस्मैन, जॉन फासे, डी इनमें से कोई नहीं। तो पहले तो ये मैं बता दूं कि आप लोगों के नोबेल प्राइज 2023 या नोबेल प्राइज 2022, इस दोनों से आप लोगों का जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे या जितने भी पूछे जाते हैं, वो हमारे चैनल पर सेपरेट वीडियो जो है आप लोगों के लिए उपलब्ध है, और बहुत ही जबरदस्त ट्रिक्स के साथ। अगर आप लोग ट्रिक्स को देख लीजिएगा तो आप लोग कहिए कि सर इतना शानदार ट्रिक्स आप बना कैसे लेते हैं। आप लोग देखकर आप लोग उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, एक बार में आप लोग को जो है पूरा एकदम याद हो जाएगा। ठीक है, ये नोबेल प्राइज की मैं बात करूं तो आप लोग जो है पूरा संपूर्ण वीडियो जरूर देख लीजिएगा। 10 12 15 मिनट का वो वीडियो है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा दोनों वीडियो को, या एक ही वीडियो में मैं दोनों को कवर करा दिया हूं, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। फिलहाल इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा, ये 2023 का साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार जो है ये दिया गया है, आप लोगों को किसको दिया गया है दोस्तों? तो ये जॉन फांसे को दिया गया है। ठीक है ना, ये जॉन फांसे को दिया गया है। और ये दोस्तों अगर कभी पूछ दे ये कहाँ के लेखक हैं दोस्तों, ये नार्वे के लेखक हैं, ये नार्वे देश के लेखक है, नार्वेजियन लेखक हैं। ठीक है ना, और उनको किस लिए दिया गया? तो उनके अभिनव नाटक एवं गद्य के लिए दिया गया। उनके अभिनव नाटकों एवं गद्य के लिए जो है उनको जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 से नवाजा गया है, जॉन फांसे को। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये दोनों चीज जो है आप लोग को बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आशा करता हूं कि ये चीज भी आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये करंट अफेयर का प्रश्न है। ठीक है, चलिए एक और करंट अफेयर के प्रश्न को हम लोग देते हैं। देखिए करंट अफेयर का एक और प्रश्न आ गया कि भारत में हुए G20 शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? भारत में हुए G20 शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? ऑप्शन है, एक परस्पर जुड़े विश्व को आकार देना, कठोरता से गरीबी से लड़ना, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, दुनिया को एक साथ बनाना। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग को बताना है। 5 सेकंड का इसमें भी समय देता हूं, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए कि क्या इसका आंसर होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा ना, ये ऑप्शन सी जो हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य जो हो जाएगा, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये G20 शिखर सम्मेलन जो अपने देश में हुआ। ठीक है, ये G20 शिखर सम्मेलन जो अपने देश में हुआ, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, या अगर कभी ऑप्शन में दे दे तो वसुधैव कुटुंबकम भी हो जाएगा। वसुधैव कुटुंबकम भी अगर दे दे ऑप्शन में, तो उसको भी आप लोग लगा लीजिएगा ऑप्शन में। ठीक है ना, कंफ्यूज ना होइएगा। वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, आप लोग दोनों में से कोई ऑप्शन में दे, आप लोग इसको टिक कर लीजिएगा। आप लोग को सीबीटी एग्जाम जो देना है, ठीक है ना, तो आप लोग को आशा करता हूं कि ये G20 शिखर सम्मेलन का ये प्रश्न जो है समझ में आ गया होगा। और G20 शिखर सम्मेलन से जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आप लोग के लिए इसके इससे भी आप लोग का एक सेपरेट वीडियो जो है हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आप लोग इसको भी प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि ये सब हाईलाइटेड टॉपिक है दोस्तों। और जितने भी हाईलाइटेड महत्वपूर्ण प्रश्न को जो टॉपिक बनते हैं, उसको मैं अपने चैनल पर आप लोगों के लिए जो बहुत शानदार तरीके से बता दिया हूँ, तो आप लोग उसका जरूर लाभ उठाइए। और दोस्तों आप लोग चैनल पर बने रहिए और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए वीडियो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये 20वां नंबर और आज का ये लास्ट प्रश्न है आप लोग का, 20वां नंबर। इसके बाद एक होमवर्क प्रश्न आप लोग को देंगे, जिसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना होगा। ये प्रश्न है आप लोग को कि 33वां व्यास सम्मान की विजेता का नाम बताएं। 33वां व्यास सम्मान पुरस्कार की बात की जा रही है, इसके विजेता का नाम बताना है आप लोग को। ऑप्शन है अरुणा गुप्ता, अनिल राय, मृदुला गर्ग, पुष्पा भारती। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग को चार ऑप्शन में से बताना है कौन सा जो ऑप्शन है ये बहुत ही इसके लिए सटीक और सही हो जाएगा। 33वां व्यास सम्मान की बात अगर की जाए, तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा मैं आप लोग को बता दे रहा हूं। जो दोस्त ऑप्शन डी लगा रहे होंगे, यानी कि पुष्पा भारती लगा रहे होंगे, उनका बिल्कुल सही जवाब है
33वां ब्याह सम्मान पुरस्कार जो है ये पुष्पा भारती को दिया गया है। और ये जो है ये हिंदी लेखिका है, ठीक है ना? ये हिंदी लेखिका है पुष्पा भारती, ठीक है? और अगर आप लोगों को कभी ये प्रश्न पूछ दे, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि ब्याह सम्मान जो है ये जो है किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये दोस्तों मैं लिख दे रहा हूँ आप लोगों को, ये के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा जो है, ये के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा जो है ये ब्याह सम्मान को दिया जाता है। के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा ये दिया जाता है ब्याह सम्मान प्रतिवर्ष, ठीक है ना? और ये कब से दिया जा रहा है? तो के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा 1991 से लगातार जो है ये ब्याह सम्मान जो है दिया जा रहा है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट को भी आप लोग याद रखिएगा। तो दोस्तों 20 प्रश्नों को आप लोगों के लिए मैं बहुत ही शानदार तरीके से मैं डिस्कस करा दिया हूँ। और 20 प्रश्नों में आप लोग को थोड़ा-सा समय आप लोग को 50 मिनट के आसपास देना पड़ा। तो आप लोग अगर इसी तरह प्रैक्टिस सेट चाहते हैं कि मैं आप लोग को एकदम इसी तरह विस्तृत रूप में समझा कर आप लोगों को बताऊँ, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और इस वीडियो को अगर आप लोग को अच्छा लगा है, तो ज़रूर वीडियो को बिना लाइक किए हुए मत जाइएगा। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो अब तो दोस्त सब्सक्राइब कर लीजिए। इतने शानदार महत्वपूर्ण वीडियो और इतने शानदार तरीके से कौन आप लोग को बताता है। तो चलिए आज आप लोगों के लिए होमवर्क प्रश्न मैं दे दूं आप लोग के लिए। होमवर्क प्रश्न आप लोग के लिए 21वां नंबर प्रश्न होमवर्क प्रश्न है आप लोग को कि भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये चार प्रश्न आप लोग को दिए, चार ये ऑप्शन दिए गए हैं। और इसका आंसर जो है आप लोग को ये कमेंट बॉक्स में करना है। इसका आंसर जो है आप लोग को होमवर्क का कमेंट बॉक्स में करना है। और आप लोग को जितने प्रश्न होमवर्क देते हैं आप लोग उसका प्लीज जवाब कमेंट बॉक्स में किया कीजिए, ताकि मुझे भी लगे कि आप लोग जो है प्रश्नों को काफी रुचि पूर्वक देखते हैं और एकदम अच्छे से देखते हैं। तो दोस्तों आज के लिए जो ये वीडियो शानदार जो वीडियो रहा यहीं पर समाप्त होता है। एक और जबरदस्त प्रैक्टिस सेट लेकर, क्योंकि लगातार आप लोग को प्रैक्टिस सेट देने का जो मैंने वादा किया है वो बिल्कुल आप लोग को परीक्षा तक निभाया जाएगा। और आप लोग के लिए शानदार गणित और आप लोग के अन्य रीजनिंग के भी क्लासेस जो हैं बहुत जल्द हमारे चैनल पर उपलब्ध हो जाएंगी। तो आप लोग के लिए आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों आप लोगों से मैं विदा लेना चाहूंगा। अगला एक और शानदार वीडियो लेकर आप लोग के समक्ष में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।